हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। निबंध लेखन की अपनी इस प्रक्रिया में हमारा 16वां विषय यहाँ प्रस्तुत है और ये जितने भी हैं ये अति संभावित विषय हैं निबंध लेखन से संबंधित। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली अन्य मुख्य परीक्षाएं, जैसे कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी का अभी नोटिफिकेशन अगर आता है, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित है, तो उसके भी मुख्य परीक्षा का जो चरण होता है वहाँ निबंध लिखने होते हैं। समीक्षा अधिकारी का मेंस आपका ही है एकदम सामने, तो उसमें भी आपको निबंध लिखने होते हैं। कमोबेश वही शब्दों का आकार प्रकार होता है, शब्द सीमा होती है, थोड़ा बहुत का 19-20 का फर्क होता है। किसी में 700 शब्द, किसी में 600 शब्द, मतलब एक लघु निबंध को आपको आकार देना होता है। तो ये जितने भी विषय आप देख रहे हैं, पहले विषय से, पहले दिन से लेकर आज ये 16वां विषय आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और अभी इसमें और भी कुछ टॉपिक मिलेंगे, मतलब 2-2 के हिसाब से हर खंड में। तो इसमें आपको लिखने का अप्रोच अपना डेवलप करना है। किसी विषय पर किसी आयाम में लिखा कैसे जाए, इस पर आपको बात करनी। तो ऐसा ही एक विषय ये 16वां टॉपिक है। आइए इसको शुरू करते हैं। अभी हमने पिछले मुद्दे पर चर्चा की है, यानी 15वां टॉपिक आपने निबंध का देखा होगा। इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा जाकर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और आपके, अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये जो 15वां विषय हमने इसमें देखा है वो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ था।
और आपदा प्रबंधन के संबंध में ही उसी के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने पाया कि आपदाएं जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से या प्राकृतिक प्रक्रियावश आती हैं वो तो एक सामान्य है, मतलब सामान्य स्थिति, तबाही उससे होती है, लेकिन तबाही के बाद एक नव निर्माण की भी संभावना होती है। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई और बुलाई हुई आपदाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी होती हैं। अब यहाँ पर उसी से संबंधित एक टॉपिक और है, ये आपदा प्रबंधन तो नहीं है, लेकिन आपदा से कुछ कम नहीं है जलवायु परिवर्तन, बल्कि आपदा का सबसे लाइलाज रूप है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो कि असल में कोई आपदा थी नहीं। जलवायु तो हमेशा ही बदलती रही है। ये ठीक बात है कि बदलने की जो रफ्तार है वो धीमी होती है। जलवायु मौसम की तरह से नहीं होती है कि आज कुछ मौसम और है, कल का मौसम कुछ और हो जाएगा। आज धूप खिली हुई है, कल कोहरा हो जाएगा, परसों बादल छा जाएंगे और नरसों जो है बारिश होने लगेगी। तो मौसम का बदलाव नहीं है, मौसम की एक धीमी प्रक्रिया है। मतलब एक खास मौसम का पैटर्न किसी खास स्थान पर अगर एक लंबे समय तक बना रहे तो उसी को जलवायु कहते हैं। लंबे समय का मतलब 150 साल, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का ये जो चिंताजनक स्वरूप हमारे सामने है, उसमें यही जो 150 साल में होने वाला परिवर्तन है वो कुछ चंद वर्षों में, 1-2 वर्ष, 5-6 वर्ष या एक दशक में हो रहा है। जलवायु में जो बदलाव अगले 100 साल में होना चाहिए था या कुछ 200 सालों में होना चाहिए था, वो 10 साल के अंदर हो जा रहा है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि इतना तेज बदलाव अगर हमारे विश्व में होता है, हमारे पर्यावरण में होता है, तो जीव प्रजातियां उसके हिसाब से खुद को समायोजित नहीं कर पाएंगी। तो ये तो प्रकृति का सिद्धांत ही है कि जो प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, प्रकृति के साथ समायोजित नहीं हो पाता है, प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। योग्यतम की उत्तरजीविता को आप जानते ही हैं, जो योग्य है हर विधि से, जो काबिल है, वही संघर्ष करेगा और जिंदा रहेगा। प्रकृति उसी को पोषित भी करेगी, उसे और बेहतर बनाएगी। लेकिन जब इतनी तेज रफ्तार में बदलाव होगा तो यहाँ वो योग्यतम उत्तरजीविता वाला सिद्धांत नहीं काम करेगा। यहाँ पर सिद्धांत वो काम करेगा कि समूल विनाश हो जाएगा, कोई योग्यतम बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा अद्भुत निर्मित तो हुआ नहीं है, बना प्रकृति के ही घटकों से है। तो तेज बदलाव को कोई भी जीव सहन नहीं कर पाएगा। मनुष्य और बाकी जीव जातियां वो इसके इतने तेज बदलाव के लिए नहीं बनी हुई हैं। तो बड़े पैमाने पर प्रजातियों का विलोपन होगा, जो कि हो रहा है, और ये और भविष्य में बढ़ने वाला है, और अंततः समूल विनाश हो जाएगा। उसके बाद फिर नए सिरे से सृष्टि रचेगी या नहीं वो कोई नहीं जानता है। जो प्रलय की गाथा हम लोग अपने पुराणों में और अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है, क्योंकि पुराणों में कहने का तरीका कहानी वाला है, कहानी वाला पैटर्न है, लेकिन वास्तव में वो कहीं ना कहीं सत्य है। ठीक, अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो चलिए इस 16वें विषय को शुरू करते हैं। ये तो एक पृष्ठभूमि तैयार की गई ताकि आप इस विषय को भली भांति समझ सकें। बाकी अगर आप हमारे ग्रुपों से जुड़ने के इच्छुक हैं, ये टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप हैं, आप इनसे जुड़कर अभ्यास कर सकते हैं। और हमारे जो रेगुलर मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के ग्रुप चल रहे हैं, सामान्य हिंदी के लिए, सामान्य अध्ययन के पहले से लेकर 6वें प्रश्न पत्र के लिए और निबंध के लिए, उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त लेखन अभ्यास का अवसर मिलेगा, जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर विषय है जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं। आपदाओं पर ही पहला विषय हमने देखा था, मतलब 15वां विषय था, और इस कड़ी में पहला विषय था। तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित वो भी था। यहाँ पर हमने उसके साथ जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया है। तो जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, और इसे हमें चर्चा तो करनी है, लेकिन इसमें हमें फोकस रखना है अपने देश पर, यानी भारत के संदर्भ में हमें इसे देखना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या इसमें ड्राफ्ट में लिखा जाए, बनाया जाए। देखिए आप बना लीजिए। पहली चीज तो ये है, जलवायु परिवर्तन से ही शुरू कर दीजिए। इसमें आप चाहें तो कोई वैश्विक संस्था की रिपोर्ट को शामिल कर सकते हैं। कोई बड़ी संस्था है, उसने अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो वहां से आप आरंभ कर दीजिए। चलिए, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आज के समय में गंभीर वैश्विक चुनौती है। तो इसको आप लिखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में क्या स्थितियां हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन की दशाएं।
भारत में जलवायु परिवर्तन की दशाएं। तो जब भारत में जलवायु परिवर्तन इतनी विकराल स्थिति में है और पूरी दुनिया में ही है, भारत के सामने चुनौती ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास जमीन थोड़ी सी है, भूभाग थोड़ा सा है और लोग ज़्यादा हैं। तो वैसे ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और ऊपर से जलवायु इतनी तेज़ रफ्तार में बदल रही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा मूल आधार है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा संवेदनशील बनाती हैं और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी काफ़ी विविधतापूर्ण है। हमारे पास पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, समुद्र भी है, मैदान भी है, यानी किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने की संभावना हमारे यहाँ बनी हुई है। बाकी देशों के सामने तो कुछ खास प्राकृतिक आपदाओं की ही चुनौती होती है। भारत के सामने वो सारी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है क्योंकि हमारे पास हर प्रकार का भौगोलिक एरिया है। भारत अपने आप में लघु विश्व है। तो भारत अपने आप में एक छोटी मोटी दुनिया है, लघु विश्व है। ये नेहरू जी का जो कथन है, ये यहाँ पर नेगेटिव अर्थ में इसको आप ले लीजिए कि प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना उतनी ही प्रचुर है। ठीक है, तो उसको आप जोड़ेंगे। इसके बाद आप क्या लिखिए, आप इसमें बताइए कि भारत इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है। भारत की रणनीति किस संदर्भ में? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। भारत की रणनीति, अब इसमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में ही लिख लीजिए, तब इसे पूरा मिटा दीजिए। देखिए, ये तो कंफ्यूजन होगा। जलवायु परिवर्तन और भारत की रणनीति। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? अब रणनीति में वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को भी दिखाएंगे, सिर्फ अकेले ये नहीं कि अंदर की ही बात करें। और उसके साथ साथ आप लिखेंगे कि जो विकास और पर्यावरण का संतुलन है, भारत को विकास भी करना है। विकास बनाम पर्यावरण, भारत के सामने ये भी तो एक शर्त है कि हम अंडर डेवलप्ड है या अभी डेवलपिंग प्रोसेस जो है वो हमारा चल रहा है। तो हमें विकास भी करना है और अपने पर्यावरण का रक्षण भी करना है। दोनों एक साथ करना बड़ा ही टेढ़ी चीज है, लेकिन करना पड़ेगा। तो भारत के सामने ये भी चुनौती है। उसके साथ साथ अब निष्कर्ष निकाल दीजिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत क्या करे। ये आपका उपसंहार हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स पर आप लिख डालिए। इसमें चाहे तो आप बीच बीच में कुछ कविताओं का संदर्भ ले सकते हैं, कुछ फिल्मी उदाहरणों का संदर्भ ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है जिसमें कि भविष्य की जो बिगड़ती जलवायु दशा है और विनाश है उसको दर्शाया गया है। फैंटेसी ही सही, लेकिन कल्पना तो है और कल्पना सार्थक भी है। जो आज हमें लग रहा है कि फिल्मी दुनिया है वो सही चीज़ें उसमें जो मतलब जैसे हिमयुग की शुरुआत दिखा दी गई है। ठीक है कि पूरी आइस एज नहीं आएगी, लेकिन समुद्र के तापमान में कमी या बढ़ोतरी मतलब फ्लक्चुएशन हो सकता है। अल नीनो और ला नीना का नाम आप सुनते हैं। तो कुल मिलाकर उन सब चीज़ों का संदर्भ लेकर आप थोड़ा सा निबंध को रोचक बना सकते हैं। आप इसमें लिख क्या सकते हैं? आप लिख सकते हैं भाई कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर चुनौती है। ठीक है, और तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, चरम मौसम की घटनाएं मतलब मौसम का एकदम विकराल रूप चाहे जैसा भी हो, ये सब प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहा है। भारत जैसे विकासशील देश इसके प्रभावों से विशेष रूप से प्रभावित है। भारत में बाढ़, सूखा, हीट वेव, चक्रवात की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही। इसके साथ साथ कृषि, ठीक है, ये तो बाढ़, सूखा और हीट वेव है। उसके साथ साथ कृषि, जल संसाधन और तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इससे खाद्य सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत का जो रणनीतिगत
दृष्टिकोण है उसकी बात की जा रही है। भारत ने क्या किया है, सक्रिय भूमिका निभाई है। पेरिस समझौते का जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं, पेरिस समझौता जो हुआ था, तो आप लिख सकते हैं कि पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धता जो भारत की है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जो है गठबंधन, उसके विषय में लिख दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा पर जो हम इतना जोर लगा रहे हैं उसकी चर्चा कर दीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी जो योजनाएं हैं तमाम तरह की जलवायु अनुकूलन वाली, वो भी काम कर रही है, मतलब हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो उसको भी आप इसमें जोड़िए। इसके बाद अब यहाँ आ जाइए कि भारत के सामने ये भी चुनौती है कि विकास करना है। हम विकसित नहीं हैं, हम विकसित हो रहे हैं, और ऊपर से हमारा पर्यावरण भी संकट में है, हमारे संसाधन भी संकट में है, तो हमें दोनों को संतुलित रखना होगा। और विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाना ये किसी बड़े देश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, तो भारत के लिए तो है ना। वित्तीय संसाधन, तकनीकी सहयोग और जन भागीदारी, ये तीनों मिलेंगे और तीनों मिलकर अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे तो ही विकास और पर्यावरण या विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में संतुलन स्थापित हो सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। और तीनों का एक साथ मिलकर काम करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अपेक्षा कर सकते हैं। तो अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत क्या करे? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत समन्वित वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयास करे, विश्व स्तर पर बाकी देशों के साथ मिलकर काम करे, और अपने अंदरूनी स्तर पर, आंतरिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर जो भारत का है उस पर प्रयास करे। उसमें नागरिकों को अपनी भागीदारी निभानी होगी। ये किसी एक सरकार या किसी प्रशासनिक तंत्र के बूते का विषय नहीं है। सरकार नीतियां बनाकर इसे सुधार लेगी, ये भी नहीं संभव है। जब इसमें एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने स्तर से योगदान देगा, हर व्यक्ति अपनी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को समझेगा और ये सोचेगा कि पर्यावरण अगर नष्ट होता है, प्रकृति अगर तबाह होती है, तो वो भी नहीं बचेगा, उसका अस्तित्व भी संकट में है, उसकी पीढ़ियों का अस्तित्व भी संकट में है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा तो ही इस स्थिति से उबरा जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप समाप्त कर सकते हैं।